दोस्तों, शहर में अजीब तरह से एक के बाद एक मौतें हो रही हैं। देखने में ये सब आत्महत्याएं लगती हैं, लेकिन हर एक शव पर गहरे चाकू के घाव मिलते हैं। ये एक ऐसा रहस्य होता है जिसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था। तो इस पेचीदा केस को सुलझाने की जिम्मेदारी जांबाज पुलिस ऑफिसर अखिल अपने कंधों पर ले लेता है। अखिल के साथ जुड़ता है एक नया साथी, कम अनुभवी लेकिन तेज दिमाग वाला सुमन। दोनों मिलकर जब इस केस की जांच आगे बढ़ाते हैं तो उन्हें हर एक मौत में एक जैसा पैटर्न नजर आता है। एक ऐसा पैटर्न जो इन घटनाओं को किसी बड़ी खतरनाक साजिश की तरफ इशारा करता है। जैसे जैसे सुराग खुलते जाते हैं, ये केस और भी डरावना होता जाता है। कोई अदृश्य ताकत हर एक कदम पर उन्हें पीछे ढकेलने की कोशिश करती है। कोई है जो नहीं चाहता कि सच उनके सामने आए। तो आखिरकार ये मौत सच में आत्महत्या है या फिर एक योजनाबद्ध खेल का हिस्सा? यही देखेंगे हम आज की कहानी में, जिसका नाम है अस्त्रम। दोस्तों, ये मूवी हाल ही में 2025 में रिलीज हुई है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अब मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें एक कहानी बताई जाती है जिसमें 18वीं सदी में एक रिसर्चर था। उसका नाम था फ्रैंक मैसम। उसने एक बहुत ही रहस्यमयी किताब लिखी जो कि बाद में एक से दूसरे देश में पहुंचते हुए सैकड़ों सालों का सफ़र करते हुए आखिरकार वो इंडिया के कोड कोल नाम के एक पुराने चर्च में आ पहुंची। उस चर्च का पादरी इस खतरनाक किताब के रहस्य से अनजान था। उसे क्या पता था कि वो अपने फ्रेंड के बेटे को जो किताब दे रहा है वो उसकी ही जिंदगी नहीं बल्कि न जाने कितनी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। खैर, अब यहाँ से कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां पर हमें कोड कोल शहर में रहने वाले अखिल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। अखिल टीवी पर न्यूज़ देखते हुए सो जाता है। अब उसके बाद हम टीवी पर प्रिया नाम के एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जो साइकियाट्रिस्ट रुद्रा से डिप्रेशन के ऊपर चर्चा कर रही थी। डॉक्टर रुद्रा बताता है कि डिप्रेशन ये एक मानसिक तनाव की लास्ट स्टेज है। इससे बचने के लिए सबसे पहले हमें हमारी लाइफस्टाइल को सही करना पड़ेगा। हमारे फूड हैबिट, वर्कआउट, रोजमर्रा के काम और सबसे जरूरी है नींद। इन चीजों का बैलेंस करेंगे तो आप कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। अब दोस्तों, ये न्यूज़ टीवी पर जिस घर में चल रही थी वो घर जर्नलिस्ट प्रिया का ही होता है। वहां पर हम उसके पति अखिल को देखते हैं जो कि एक इंस्पेक्टर है। अब अखिल के पास एक अजीब तरह का केस आया था और उसी केस के बारे में सोचते हुए उसने रात को अच्छी तरीके से नींद नहीं ली थी। इसके लिए प्रिया उसे डांटती है, कहती है कि माना तुम्हारे लिए केस सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन अगर तुम अच्छी तरीके से नींद नहीं लोगे तो काम कैसे करोगे? अखिल कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद को संभाल लूंगा। और दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अखिल के कंधे पर गोली लगने की वजह से उसे चोट लग गई थी और धीरे धीरे उसकी रिकवरी भी हो रही थी। फिर प्रिया अखिल को बाय कहकर अपने काम पर चली जाती है। इतने में ही अखिल को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। सामने वाला आदमी कहता है कि अखिल, मैं तुम्हारा कॉलेज का फ्रेंड विजय बोल रहा हूँ। अब बहुत सालों बाद फ़ोन करने की वजह से पहले तो अखिल उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन बाद में कहता है कि बोलो विजय, आज अचानक से कैसे याद आई? विजय कहता है कि तुम जिस केस पर काम कर रहे हो उसके बारे में मेरे पास एक सुराग है। अखिल हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे केस के बारे में कैसे पता? विजय कहता है वो सब छोड़ो, हम मिलकर बात करेंगे। ऐसा कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अखिल कौन सा केस सॉल्व कर रहा है। दरअसल कुछ महीने पहले एक आदमी पार्क में आया था। उस पार्क में कुछ बच्चे बूढ़े खेल रहे थे, बाकी के लोग टहलने के लिए आए थे। ये लड़का वहाँ पर आया, सबके सामने चाकू निकालकर उसने खुद को ही मार डाला। पेट में जबरदस्त वार होने की वजह से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई और ये सब कुछ देखकर वहां के सभी लोग हैरान रह गए। अब यहाँ रात को हम देखते हैं अखिल और उसका दोस्त विजय इस केस के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि विजय उसके घर पर आ गया था। विजय अखिल से पूछता है कि ये तुम्हारे कंधे पर चोट कैसे लगी है? अखिल कहता है कि वो सब कुछ छोड़ो, तुम मुझे क्या सुराग बताने के लिए आए थे वो बताओ। विजय कहता है कि पहले मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तो अखिल बताता है कि कुछ दिन पहले एक रात 3 चोरों को मैं पकड़ रहा था जो कि चेस नेचर थे और उनकी बहुत कंप्लेंट आ रही थी। मैंने उन पर अटैक किया, उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने छुपकर मेरे ऊपर गोली चला दी और इसी दौरान वो चोर वहां से भाग गए। तभी उस रास्ते से एक गाड़ी जा रही थी तो मैं उसमें बैठकर तुरंत ही हॉस्पिटल चला गया। अब वो चोर पकड़े जा चुके हैं। अब तो तुम बताओ तुम क्या बताना चाहते थे? लेकिन फिर भी विजय कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे केस के बारे में और जानकारी चाहिए। ऑफिसर अखिल कहता है कि उस केस के बारे में मैं तुम्हें कुछ भी बता नहीं सकता, वो सारी बातें कॉन्फिडेंशियल हैं। विजय कहता है कि कॉन्फिडेंशियल? माय फुट।
वो आधी जली हुई जापानी किताब, तुम्हें मिला हुआ फोटो, इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। तो मुझे बाकी की भी बातें बताओ जो तुम्हें पता है। अब ये सब कुछ सुनकर अखिल तो शौक ही रह जाता है कि ये सब कुछ विजय को कैसे पता। अब अखिल उसे आगे की जानकारी बताने लगता है। अखिल बताता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू हुई थी। अखिल सबसे पहले कमिश्नर से जाकर मिलता है। उन्हें कुछ महीने पहले जिन लोगों ने चाकू से खुद को ही मार डाला था वैसे केसेस के न्यूज़ दिखाता है और बताता है कि सर, मैं इस केस को सॉल्व करना चाहता हूं। मैंने कुछ जानकारी हासिल की है। भले ही ये लोग अलग अलग जगह पर मरे हैं, लेकिन उनके खुद के मारने का पैटर्न एक जैसा है। ये 8वीं सदी की बात है। जापान में अगर कोई भी राजद्रोह करता है तो उसे खुद को ही चाकू घोंपकर मार डालना होता है। मैंने इसके बारे में एक किताब में पढ़ा था, लेकिन सर वो किताब आधी जली हुई थी, इसीलिए मैं पूरी बातें समझ नहीं पाया। और ये जो क्राइम के केसेस सामने आए हैं उनमें भी इसी तरह की सिमिलैरिटीज पाई गई हैं। और पार्क में मरे हुए उस आदमी की मौत को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई पब्लिक में ये सब कुछ करके हमें चेतावनी दे रहा है। अब कमिश्नर कहता है कि ठीक है, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है। मैं तुम्हें इस केस पर काम करने की परमिशन दे देता हूं, लेकिन तुम तो मेडिकल लीव पर हो, तो फिर कैसे काम करोगे? अखिल कहता है कि कोई बात नहीं सर, मेरी तबीयत अब ठीक है। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, इस काम के लिए मुझे एक गाड़ी और पीसी चाहिए। कमिश्नर कहता है कि ठीक है, मैं एक बंदे के जरिए इसका इंतजार करता हूं। अब उसके बाद इंस्पेक्टर अखिल एक नए पुलिस ऑफिसर सुमन के साथ इस केस को सॉल्व करने के लिए चेन्नई पहुंच जाता है। वहां के एक परिवार से उनके बेटे विनोद के साथ उस दिन क्या हुआ था इसके बारे में पूछता है। अब विनोद का पिता बताता है कि उस दिन रविवार था, मैं यहीं पर बैठकर पेपर पढ़ रहा था। मेरी पत्नी डाइनिंग टेबल पर कुछ काम कर रही थी। तभी मेरा बेटा विनोद किचन में गया और पता नहीं उसे क्या हो गया। अचानक ही उसने चाकू से अपने पेट पर वार किया। चोट बहुत ही गहरी होने की वजह से उसकी जान तुरंत ही चली गई। ये सब कुछ कैसे हुआ उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इस हादसे में हमने हमारे बेटे को गंवा दिया। अब ये बताते हुए वो माता पिता दुखी हो रहे होते हैं। फिर अखिल पूछता है कि क्या इस घटना के पहले आपका बेटा अजीब सा बर्ताव कर रहा था? तो वो लोग कहते हैं कि नहीं सर, वो तो बिल्कुल भी ठीक था, लेकिन जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन वो बहुत ही गुस्से में था। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। अब ये दोनों उन लोगों को मरे हुए बाकी के 2 लोगों की फोटो दिखाते हैं। बताते हैं कि ये लोग भी आपके बेटे की तरह ही मरे थे, लेकिन वो माता पिता कहते हैं कि नहीं, हम इन्हें नहीं पहचानते। उसके बाद अखिल और सुमन वहां से जाने लगते हैं। तभी पानी डिलीवर करने वाला एक बंदा वहां पानी रखने के लिए आता है। अब अखिल उस आदमी से इस घर में रहने वाले विनोद के बारे में पूछता है। वो बताता है कि सर, विनोद बाबू तो बहुत ही अच्छा लड़का था, पता नहीं उसने कैसे खुद को मार लिया। फिर अखिल पूछता है कि क्या तुमने कुछ अजीब बात नोटिस की थी? अब बहुत ज्यादा याद करने पर वो बंदा कहता है कि सर, विनोद के मरने के एक दिन पहले वो वहां पीछे वाले पेड़ के पास कुछ तोड़फोड़ कर रहा था। अब ये लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो उन्हें वहां पर एक खराब हालत में फोटो पेपर मिलता है और उसके ऊपर बनी हुई फोटो बहुत ही बिगड़ गई थी। ये लोग तुरंत ही उसे रिकवर करने के लिए भेज देते हैं। फिर वहां से ये दोनों मदुरई पहुंचते हैं। ऑफिसर अखिल के पूछने पर सेल्वा नाम के एक लड़के की मां बताती है कि सर, उस दिन मैं कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई थी, तभी मेरे सामने मेरे बेटे सेल्वा ने खुद को चाकू मारकर अपनी जान दे दी। ये बहुत ही फास्ट और अचानक हुआ, उसे बचाने का हमें मौका ही नहीं मिला। तो यहाँ पर उनके घर में अखिल ऑब्जर्व करता है कि बहुत सारी चीजें टूटी फूटी थीं। इसके बारे में पूछने पर वो माताजी बताती हैं कि सर, मेरे बेटे ने ही गुस्से में आकर ये सब कुछ तोड़ फोड़ दिया था। तो अखिल नोटिस करता है कि सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट है, वही चीजें टूटी हुई हैं और कलर में जो सामान है वो वैसा का वैसा है। तो ये बात ऑफिसर अखिल और सुमन को अजीब लगती है। खैर, अब उसके बाद वो दोनों फिर से अपने शहर कोटकोल आ जाते हैं। वहां उस पार्क में जाकर लोगों से पूछने लगते हैं। वो लोग बताते हैं कि सर, वो लड़का हाथ में चाकू लेकर आया था, हमें लगा कि वो किसी को मारने के लिए आया है, लेकिन उसने तो खुद को ही मारकर अपनी जान दे दी। एक दूसरा लड़का बताता है कि सर, उस लड़के ने मरने से पहले क्रिश्चियन की तरह प्रार्थना की थी। और भी कुछ लोग बताते हैं कि सर, लगता है उस लड़के को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद अखिल सुमन से कहता है कि तुम इस पार्क में जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उनका फुटेज इकट्ठा करो, जाकर उसे चेक करो। अब अखिल थोड़ी देर के लिए वहां पर बैठ जाता है। उस पार्क में बच्चों को खेलता हुआ देखकर उसे अपनी एक बात याद आती है। दरअसल दोस्तों, अखिल और उसकी पत्नी प्रिया डॉक्टर के पास गए थे। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि उन दोनों का एक ही जेनिटल ग्लैंड होने की वजह से उन्हें बच्चा होने में कॉम्प्लिकेशन होगी। प्रिया पूछती है कि क्या इस पर कोई ट्रीटमेंट करके हम इलाज नहीं कर सकते? डॉक्टर बताती है कि हम ट्रीटमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन बच्चा कितना हेल्दी होगा ये बताया नहीं जा सकता, और 90% केसेस में बच्चा डिफेक्ट ही पैदा होता है।
तो इस बात को लेकर अखिल और प्रिया दोनों ही दुखी हो जाते हैं कि उन दोनों को बच्चा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर पार्क में सुमन फुटेज चेक करके आ जाता है। वो अखिल को बताता है कि सर, पार्क में जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन आधे घंटे के लिए एक कार यहीं पर रुकी हुई थी। फुटेज में सिर्फ उस गाड़ी का पिछला पार्ट दिख रहा है। अखिल कहता है ठीक है, नंबर और गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। अब पार्क में जो लड़का मरा था ये लोग उस लड़के के पत्नी से पूछताछ करने के लिए जाते हैं। ये लोग उसे बाकी के मरे हुए लोगों की फोटो दिखाते हैं तो वो कहती है कि नहीं, मैं इन्हें नहीं पहचानती। तभी पूछताछ के दौरान अखिल उनके घर में हिंदू भगवान को देखता है। तभी उसे तुरंत ही एक लड़के ने पार्क वाली बात बताई थी कि ये जो पार्क में राजेश नाम का लड़का मरा था उसने अपने मरने से पहले क्रिश्चियन की तरह प्रार्थना की थी। तो यहाँ पर अखिल सोचने लगता है कि अगर वो राजेश हिंदू था तो उसने मरने से पहले क्रिश्चियन की तरह प्रार्थना क्यों की थी। अखिल उस महिला से पूछता है कि क्या आपके पति राजेश का कोई क्रिश्चियन फ्रेंड या फिर जान पहचान का कोई था। तो वो बताती है कि हाँ, साइमन नाम का एक फ्रेंड है। अखिल तुरंत ही साइमन का एड्रेस पता करके वहां पर चला जाता है। अब साइमन से पूछताछ करने पर वो बताता है कि सर, मेरा दोस्त गुजर गया, इस खबर से मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। फिर अखिल उससे पूछता है कि क्या तुमने उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए कहा था। साइमन कहता है नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं जब जब चर्च जाता था तो वो भी मेरे साथ कभी कभी चर्च में आता था। अब साइमन के बात में कितनी सच्चाई है ये पता करने के लिए अखिल और सुमन चर्च में जाते हैं। वहां के फादर से साइमन के बारे में पूछताछ करते हैं। फादर बताते हैं कि साइमन एक अच्छा लड़का है, वो किसी को भी धर्म परिवर्तन करने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा। अब उसके बाद ये दोनों और भी जगहों पर जाते हैं, वहां पर पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास सुराग नहीं मिलता। अब सुमन अखिल को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है। तभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। उस जगह पर सामने एक गैराज होता है। अखिल उस गैराज में काम करने वाले आदमी को बुलाकर गाड़ी रिपेयर करने के लिए कहता है और उस गैराज में एक गूंगा लड़का भी होता है। उसके बाद रात को हम अखिल और सुमन उन मरे हुए 3 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहे थे, जिससे पता चलता है कि मरते वक्त वो लोग थोड़े से भी डले हुए नहीं थे और जल्दी से मौत हो जाए इसलिए उन लोगों ने अपने यूरिनरी नर्व्स को काट लिया था, यानी कि ये पक्का प्री प्लान मर्डर है। सुमन बताता है कि मैंने उस पार्क में रुकी हुई कार के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, लेकिन उस नंबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। पता चला कि वो नंबर फेक है। जो लोग मारे गए उनकी जान पहचान और फैमिली वालों की सभी लोगों की हिस्ट्री चेक की, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं मिली। तो अखिल कहता है कि लगता है कोई जानबूझकर हमें गुमराह कर रहा है। अब इतने में ही वहां पर अखिल की पत्नी प्रिया आकर उन दोनों को कॉफी देती है। कहती है कि काम तो होता रहेगा, पहले थोड़ी कॉफी पी लो। अब ये लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं। फिर प्रिया सुमन से उसकी पत्नी अनीता के बारे में पूछती है। सुमन कहता है कि अनीता अब ठीक है, संडे को उसका बेबी शावर का फंक्शन है, आप दोनों को जरूर आना पड़ेगा। अखिल कहता है कि वो हमें कुछ काम है इसलिए सॉरी, हम आ नहीं सकते। अब सुमन अखिल को बहुत एडमायर करता था, अगर सर उसके घर के फंक्शन के लिए आते तो उसे अच्छा लगता, तो कहीं सुमन नाराज ना हो जाए, इसलिए प्रिया उसे हाँ कह देती है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग सुमन की पत्नी अनीता का बेबी शावर बड़े ही धूमधाम से बनाते हैं। अब रात को सुमन अखिल को अपने बारे में बताता है। कहता है कि सर, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, मैं और अनीता भी अनाथ आश्रम में पले बढ़े हैं, फिर बड़े होने के बाद हमने शादी कर ली। अनीता को भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन ट्रीटमेंट की वजह से सब कुछ ठीक हो गया। सर अब चिंता मत कीजिए, आपको भी बच्चे का सुख जरूर मिलेगा। अखिल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इससे पहले मेरी पत्नी प्रिया ने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। जन्म होने के बाद ही मुझे उसे तुरंत ही दफनाना पड़ा, इसलिए अब हम कोई भी और रिस्क नहीं ले सकते। तो सुमन इसके लिए सॉरी कहता है। अब उसके अगले दिन हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं एक स्केच आर्टिस्ट उस कागज पर छपे हुए आदमी की फोटो तैयार कर रहा होता है, लेकिन वो फोटो बहुत खराब हो गया था, इसलिए उसे फिर से बनाने में टाइम लग रहा था। इतने में यहाँ पर प्रिया अखिल को कॉल करती है। कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं काम से कोयम्बूर जा रही हूँ, अब देखो मुझे टाइम हो रहा है, तुमसे मिले बिना ही मुझे जाना होगा। तो अखिल इसके लिए उसे सॉरी कहता है, वो काम में बिजी है इसलिए इस वक्त नहीं आ सकता। तो प्रिया यहाँ पर उसके घर में पड़ोसियों के बच्चे खेल रहे थे, उन्हें बाहर छोड़कर अपने काम के लिए निकल जाती है। अब रात को अखिल अपने घर पर आता है। वो उसी केस के बारे में बहुत ही गहराई से सोच रहा था। तभी सुमन उसके फोन पर स्केच आर्टिस्ट ने बनाई हुई फोटो भेजता है। तो वो फोटो देखकर अखिल तो शॉक रह जाता है, क्योंकि वो फोटो तो चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद की होती है और अपने घर में चेस का बोर्ड देखकर उसे एक बात क्लिक होती है। वो तुरंत ही उन मरे हुए लड़कों के घर पर कॉल करके पूछता है कि क्या उनका बेटा चेस खेलता था। तो वो सभी लोग कहते हैं कि हाँ, वो तो बहुत ही अच्छी तरीके से खेलता था। उसके बाद दोस्तों हम प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पर अखिल अपने साथ जो कुछ भी हुआ, उसने जितनी भी रिसर्च की थी इसके बारे में सब कुछ वो विजय को बता देता है। कहता है कि जितना ही मैं इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना मैं खुद उलझ रहा हूँ। तभी विजय कहता है कि कोई बात नहीं, अब ये केस सॉल्व हो जाएगा। आगे विजय बताता है कि मिलेनियर जेम्स का बेटा है मार्टिन,
मार्टिन का फेवरेट कलर है ब्लैक और फेवरेट बर्ड है उल्लू। जिस हिटलर को दुनिया विलन मानती है वो उसे हीरो मानता है। जैसे जैसे मार्टिन बड़ा होता गया उसके भी विचार हिटलर की तरह हो गए। उसका भी पसंदीदा खेल है शतरंज। जब भी वो शतरंज का खेल जीत जाता है तो उसे बड़ी खुशी होती है। लेकिन एक दिन वो अपने भाई के साथ शतरंज खेल रहा था पर बाजी ऐसी पलटी कि उसे पूरी तरीके से हारना पड़ा। मार्टिन को ये हार बर्दाश्त नहीं हुई और उसने गुस्से में आकर अपने ही भाई को मार डाला। जब ये बात उसके पिताजी को पता चली तो उन्होंने अपने बेटे मार्टिन का ट्रीटमेंट करने का फैसला लिया। लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब ट्रीटमेंट करने के बाद उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। वो पहले से भी बहुत ज्यादा खूंखार हो गया क्योंकि उस सेंटर में बहुत सारे लोग मार्टिन के साथ चेस खेलते थे। लेकिन हर बार मार्टिन हार जाता था। फिर जैसे उसने अपने भाई को मारा वैसे ही वो उन लोगों को मारने लगा। इसी बीच उसे वो किताब मिली चेस द सीक्रेट। 8वीं शताब्दी में जापानी राजा के साथ जो भी बगावत करता था उसे अपना पेट काटने की सजा दी जाती थी। इसी दौरान जापानी राजा ने अपने कबीले को दिखाने के लिए एक सिपाही से चेस का गेम खेला, लेकिन वो उस खेल में बुरी तरीके से हार गया। अब अपनी हार और अपमान का डर, इस वजह से उसकी बदनामी न हो जाए, इसलिए उसने उस सिपाही को ही खुद को काट डालने का आदेश दिया। अब सिपाही के पास तो कोई रास्ता नहीं था, मजबूरी में उसे खुद को मारना पड़ा और जनता के लोगों को यही बताया गया कि उस सिपाही ने राजा के खिलाफ गद्दारी की थी, इसलिए उसे ये सजा दी गई। फिर उस किताब को पढ़ने के बाद ये बात मार्टिन के दिमाग में फिट बैठ गई। उसने सोचा कि जो भी लोग उसे चेस में हराएंगे वो उनका भी ऐसा ही अंजाम करेगा। अब यहाँ पर विजय बताता है कि इसलिए वो उन लोगों को मार रहा है। अखिल कहता है लेकिन इतना गुस्सा किसी में कैसे हो सकता है। विजय कहता है जीत का नशा जब सर पर चढ़ जाता है तो किसी को भी हार बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन अब अखिल उससे पूछता है कि ये बात बताओ, मार्टिन ने ये सब कुछ कैसे करवाया और तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो। विजय कहता है कि मैं तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब दूंगा। और एक बात, मार्टिन का भाई अभी भी जिंदा है लेकिन वो भी जल्द ही मारा जाएगा। इतने में ही विजय चाकू बाहर निकालता है। तभी हम देखते हैं अखिल के घर के बाहर काला कोट पहनकर एक बंदा आ जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मार्टिन हो। इतने में यहाँ पर विजय खुद को स्टैब करके मार डालता है। आखिर ये सब कुछ देखकर दंग रह गया था। वो तुरंत ही उस दूसरे आदमी की तरफ गन पॉइंट आउट करता है, लेकिन वो कोट वाला लड़का कहता है कि मैं मार्टिन नहीं उसका सिपाही हूँ। मार्टिन जल्द ही आएगा तुमसे बदला लेने के लिए। ऐसा कहकर वो भी खुद को स्टैब करके मार डालता है। फिर कहता अगले ही दिन पुलिस वाले अखिल के घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है कि अखिल के घर पर 2 लड़कों की लाशें कैसे मिल गई, वो लोग खुद को ही कैसे मार सकते हैं। कमिश्नर अखिल के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है, पूछता है कि जब वो दोनों खुद को मार रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे। यहाँ पर अखिल कोई भी जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो घटना तो बहुत ही जल्दबाजी में हुई थी जिसमें अखिल को कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिला। अब कमिश्नर उसे कुछ दिन के लिए इस केस से हटा देता है। कहता है तुम ये केस छोड़कर किसी दूसरे केस पर काम करो। दरअसल मीडिया वाले और ऊपर से कमिश्नर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। उसके बाद सुमन अखिल से मिलने के लिए आता है। अखिल उसे कहता है कि फिलहाल हमारे हाथ में ये केस नहीं है, चाहो तो तुम ये केस छोड़ सकते हो। सुमन कहता है कि नहीं सर, इतने सारे लोगों की जाने गई हैं, उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। फिर अखिल उसे अपने फ्रेंड विजय का फोन नंबर देता है, उसका एड्रेस निकालने के लिए कहता है। अब एड्रेस पता करने पर वो दोनों ही उसके घर पर जाते हैं। वहाँ पर एक महिला बताती है कि विजय और वो दूसरा लड़का किशोर, वो दोनों ही उसके बेटे थे। अखिल पूछता है कि क्या वो दोनों मार्टिन नाम के बंदे को जानते थे। वो महिला कहती है कि नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो पूछता है कि क्या आपके बेटे चेस खेलते थे। वो बताती है कि हाँ, बहुत अच्छा खेलते थे। अब इतनी ही जानकारी मिलने की वजह से वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अखिल सुमन से कहता है कि उस महिला को मेरा कार्ड देकर आओ, अगर कोई दूसरी बात उन्हें याद आएगी तो वो हमें कॉल करके बता देगी। अब वो महिला उस कार्ड पर अखिल नाम देखती है तो कहती है कि मेरे बेटे ने अखिल नाम के आदमी के लिए कुछ बॉक्स रखा है। वो उस बॉक्स को सुमन को दे देती है। इतने में ही अखिल को प्रिया का कॉल आता है। दरअसल सुमन की पत्नी अनीता को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। प्रिया उसकी देखभाल कर रही थी। वो उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल आने के लिए कहती है। अब जैसे ही ये खबर सुमन और अखिल को पता चलती है वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुमन की पत्नी अनीता ने एक बेटी को जन्म दिया था। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर अखिल के घर पर आकर वो जो 2 लड़के मरे थे उनके बारे में पूछताछ करता है। अखिल उन्हें जो भी हुआ था वो सब बताता है। फिर पुलिस वालों के जाने के बाद कमिश्नर अखिल को कॉल करता है, कहता है कि तुम्हारी छुट्टी खत्म हो रही है ना, लेकिन रुको, उस छुट्टी को 15 दिन और बढ़ा दो। तुम्हें कोई भी केस हैंडल करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल तुम आराम करो। लेकिन अब ये बात सुनकर अखिल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। प्रिया उसे शांत करने की कोशिश करती है तो इतने में वहाँ पर सुमन आ जाता है। अखिल उसे कहता है कि सर ने हमारे हाथ से ये केस ले लिया है, अब आगे क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सुमन को उस महिला ने दिए हुए बॉक्स के बारे में याद आता है। वो तुरंत ही गाड़ी के अंदर से उस बॉक्स को लेकर आता है। उसे खोलकर देखने पर उसके अंदर एक उल्लू होता है, यानी कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया था। तो ऐसा सोचकर अखिल गुस्से में उस उल्लू को नीचे फेंक देता है।
तो वो टूटने की वजह से उसके अंदर से एक लॉक बाहर निकलता है जिसमें कि कुछ नंबर के कॉम्बिनेशन बने थे। उसे जोड़ने के बाद वो लॉक खुलने वाला था और उन्हें एक फोन नंबर मिलेगा जिसके जरिए उन्हें आगे का सुराग मिल सकता है। अब अखिल दिन रात उसी लॉक को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो उस लॉक को खोल नहीं पाता। फिर अखिल कमिश्नर सर से बात करने के लिए जाता है लेकिन कमिश्नर उसकी कोई भी बात नहीं मानता, उसे इस केस से दूर रहने के लिए कहता है। अब घर पर आने के बाद अखिल को उस गाड़ी के नंबर प्लेट के बारे में याद आता है। वो तुरंत ही सुमन को बुलाकर उस नंबर प्लेट को चेक करता है। अब वो नंबर उस लॉक में डालते ही वो खुल जाता है और उन्हें पूरा फोन नंबर मिल जाता है। अब ये लोग उस नंबर को ट्रेस करते हुए तुरंत एक जगह पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों ये घर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर रुद्रा का होता है। ये दोनों उसे ही मार्टिन समझ बैठते हैं। अब डॉक्टर रुद्रा उन्हें बताता है कि देखो मुझे नहीं पता कि मेरा नंबर इस केस से कैसे जुड़ा, ये मामला क्या है, मुझे पूरी बात बताओ। तो अखिल उसे अपने केस के बारे में सब कुछ बता देता है। अब डॉक्टर रुद्रा कहता है कि तुम लोग आधी कहानी जानते हो। उस सिपाही के मरने के बाद जापान के राजा ने एक और सिपाही के साथ शतरंज का खेल खेला था। उस टाइम सिपाही हार गया लेकिन शॉकिंगली राजा ने ही खुद को मार डाला। सुमन पूछता है कि ये कैसे हुआ। डॉक्टर रुद्रा बताता है कि उस सिपाही को हिप्नोटिज्म की विद्या आती थी जिसके जरिए वो किसी को भी अपने वश में करके कुछ भी करा सकता था और आज के जमाने में उसे हिप्नोटिज्म या फिर मेस्मरिज्म कहते हैं। और मुझे लगता है कि तुम्हारे केस में भी ऐसा ही हुआ है। किसी ने उन 3 लोगों को मेस्मराइज करके उन्हें चाकू से स्टैब करके मार डालने के लिए मजबूर किया होगा। ये एक प्राचीन विद्या है, गुप्त रहकर इसे प्रैक्टिस किया जाता है और तुम जिसकी तलाश कर रहे हो शायद मार्टिन भी उस विद्या को जानता है। वो इंसान पहले तो सिंपल बातों से शुरुआत करता है, सामने वाले को धीरे धीरे अपनी बातों में उलझाता है और आंखों के जरिए दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है। इस तरह से कोई भी इंसान को हिप्नोटाइज किया जा सकता है, फिर सामने वाला आदमी वही करेगा जो तुम कहोगे। अब अखिल कहता है कि थैंक यू डॉक्टर, अगर इस केस को सॉल्व करने के लिए आगे आपकी जरूरत पड़ी तो हम आपको कॉल कर लेंगे। अब उसके बाद अखिल अपने घर पर होता है तो बहुत ज्यादा सोचने पर उसे एक बात समझ में आती है कि मार्टिन ने जानबूझकर उसे केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा, यानी कि उसके सामने ही सारे सबूत छोड़े। पहले अखिल को वो जापान कहानी की किताब मिली, फिर तीसरे आदमी की मौत कोट कनाल में अखिल के पास वाले एरिया में ही एक पार्क में हुई, जिससे कि अखिल का ध्यान इस केस की तरफ गया और मार्टिन ने ही विजय को अखिल के पास भेजा था। यानी कि वो मार्टिन अखिल को जानता है और अखिल से किसी बात का बदला लेना चाहता है। सुमन पूछता है कि अब हम आगे उसे कैसे ढूंढेंगे। अखिल कहता है कि विजय ने मुझे बताया था कि मार्टिन का भाई अभी भी जिंदा है और शायद उसका अगला टारगेट वही हो सकता है। अब उसके अगली रात को हम देखते हैं मार्टिन कुछ सोच रहा होता है, तभी उसे डॉक्टर की बातें सुनकर थोड़ा शक होता है, इसलिए वो फिर से डॉक्टर रुद्रा के पास जाता है। तब डॉक्टर रुद्रा अचानक ही खुद को स्टैब कर लेता है। ये देखकर अखिल तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब जल्दी से ट्रीटमेंट मिलने की वजह से डॉक्टर बच गया था। अखिल उससे पूछता है कि आपने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की है। और दोस्तों अब यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। डॉक्टर बताता है कि मैंने तुम लोगों को झूठी बातें बताई थी। दरअसल उस मार्टिन का पिता जेम्स मेरा दोस्त था। उसके 2 बेटे थे, मार्टिन और जैक। मार्टिन को चेस खेलना बहुत ही पसंद था। वो अपनी माँ के साथ चेस खेलता था और हर बार जीतता था, जिससे कि उसे बहुत बड़ी खुशी मिलती थी। फिर एक दिन अटैक आने की वजह से उसकी माँ गुजर गई। उसके बाद एक दिन मार्टिन अपने भाई जैक के साथ शतरंज खेल रहा था, जिसमें कि मार्टिन बुरी तरीके से हार गया। तो गुस्से में आकर उसने अपने भाई के सर पर वार कर दिया। भाई के बेहोश होने पर उसे कार में डालकर एक पहाड़ के पास जाकर फेंक दिया। फिर जब ये बात मार्टिन के पिता जेम्स को पता चली तो पुलिस की मदद से उसने अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जैक उन्हें नहीं मिला। फिर पुलिस को पैसे देकर उसने अपने बेटे मार्टिन को छुड़ाया और अपने साइकाट्रिस्ट दोस्त रुद्रा को मार्टिन का इलाज करने के लिए कहा। डॉक्टर रुद्रा ने उसे कहा कि हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। उसे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हम उसे धीरे धीरे इस चेस के खेल में हराएंगे। अलग अलग लोगों के साथ ये खेल खेल के हारने पर धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और ये जो उसकी मेंटल कंडीशन बन गई है, जो कि साइको बन चुका है, चेस हारने पर किसी को भी मार देता है, शायद इससे उसके थिंकिंग पैटर्न में सुधार आ जाए और वो लोगों को ना मारे। इसी तरह से दोस्तों सेंटर में मार्टिन के ऊपर ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी उस ट्रीटमेंट के बाद मार्टिन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। फिर डॉक्टर रुद्रा बताता है कि मैंने वो केस छोड़ दिया, लेकिन अब इतने सालों के बाद जब तुम मेरे पास आए थे तो मुझे पता चला कि मार्टिन अभी भी जिंदा है और चेस में जिन भी लोगों ने उन्हें हराया था वो उन सभी लोगों को मार रहा है। तो मुझे लगा कि ये मेरी ही गलती थी, मैं मार्टिन का इलाज ठीक से नहीं कर पाया, इसीलिए गिल्ट में आकर मैंने खुद को मारने की कोशिश की थी। और दरअसल दोस्तों यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि उस रात जब मार्टिन अपने भाई को पहाड़ से फेंक रहा था तब उसे ऐसा करते हुए एक लड़के ने देख लिया था और पुलिस ने उसकी कंप्लेन कर दी। तो दरअसल दोस्तों वो लड़का अखिल होता है। उसके बाद पुलिस ने उस पहाड़ पर तलाशी ली, लेकिन मार्टिन का भाई जैक उन्हें नहीं मिला। इस घटना को बहुत साल बीत गए और अखिल इस बात को भूल गया, लेकिन अखिल की वजह से पुलिस ने मार्टिन को पकड़ा था। ये बात मार्टिन भूला नहीं था और इसीलिए वो अखिल से बदला लेने के लिए वापस आ गया था। अब यहाँ पर अखिल डॉक्टर से मार्टिन के भाई के बारे में पूछता है
डॉक्टर रुद्रा बताता है कि उस टाइम में पहाड़ी पर खोजने पर कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन शायद वो लड़का बच गया था और किसी ने उसकी देखभाल की हो सकती है। उसके पिता ने मुझे बताया था कि जैक की गर्दन के पीछे एक निशान है। तभी यहाँ पर अखिल को एक बात याद आती है कि अखिल ने वैसा ही निशान सुमन की गर्दन के पीछे देखा था। और दोस्तों, शॉकिंगली इसका मतलब तो ये हुआ कि मार्टिन का भाई सुमन है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं मार्टिन को सुमन के बारे में पता चल गया था कि वो उसका भाई है। और अब अखिल को भी पता चल जाता है कि कहीं मार्टिन सुमन को मारने के लिए उसके घर पर ना गया हो, इसलिए वो भी तुरंत ही सुमन के घर पर जाने के लिए निकलता है। यहाँ मार्टिन को देखते हैं जो सुमन के घर पर पहुंच जाता है। अब दोस्तों, पहाड़ से गिरने की वजह से सुमन के सर पर चोट आई थी, जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल गया था। और जैसा कि सुमन ने बताया था, वो अनाथ आश्रम में पड़ा, इसलिए वो अपने भाई मार्टिन को पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन अब मार्टिन उसे हिप्नोटाइज करके खुद को मारने के लिए कहता है। सुमन खुद को मारने वाला था कि इतने में उसकी पत्नी अनीता वहां पर आती है और अपने पति को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन सुमन का तो खुद पर कोई भी कंट्रोल नहीं था और वो तो अनजाने में अपनी ही पत्नी का गला काट देता है। फिर वो खुद के पेट पर वार करने ही वाला था कि लकीली तभी वहां पर अखिल पहुंच जाता है। वो सुमन को खुद को स्टैब करने से बचा लेता है। अब यहाँ पर मार्टिन उसे कहता है कि तुम किसी को भी नहीं बचा सकते, मैं तुम्हें भी हिप्नोटाइज करके मार दूंगा। इस तरह से अब उन दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होने लगती है। इस लड़ाई में दोनों ही बहुत घायल हो जाते हैं। अखिल मार्टिन के हाथ पैर तोड़ देता है। अब मार्टिन को लगता है कि वो पकड़ा जाएगा तो वो खुद को ही स्टैब करके मार डालता है। अब दोस्तों, कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं सुमन की पत्नी अनीता मर चुकी थी। अब उसकी बच्ची को प्रिया गोद ले लेती है। इधर अखिल और पुलिस ने सुमन को बचा लिया था। अब सुमन को होश आने के बाद अखिल उससे पूछता है कि सुमन, आखिरकार मार्टिन ने हिप्नोटाइज करने से पहले तुम्हें क्या कहा था? तो सुमन यहाँ पर अजीब सा बर्ताव करने लगता है। कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताऊं। और दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, लगता है कि सुनील भी हिप्नोटाइज होने की वजह से मार्टिन की तरह ही साइको बन गया है। इसके बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और हाइप जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग।